हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रायद्वीपीय पठार के जो भाग है, प्रायद्वीपीय पठार के अंदर जो जो पठार आते हैं उनमें से केंद्रीय उच्चभूमि है, केंद्रीय उच्चभूमि को पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कौन कौन से पठार आते हैं। पहला आता है केंद्रीय उच्चभूमि। ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि। दूसरा जो आता है वो आता है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार। और तीसरा आता है उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। और चौथा और लास्ट आता है वो आता है दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार, समझ में आई बात। देखो केंद्रीय उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है। केंद्रीय उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी वाला जो क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है, केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर आता है। उसके बाद में केंद्रीय उच्च भूमि के जस्ट बगल में ये वाला जो क्षेत्र आता है ये किसमें आता है, पूर्वी पठार में। ये कौन सा है, पूर्वी पठार है। और ये शिमला का जो शिलोंग का जो पठार है ये कौन सा, किसके अंदर आता है, उत्तर पूर्वी पठार के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, उत्तर पूर्वी पठार के अंदर आता है। और दक्षिण में जो ये वाला हिस्सा है ये किसके अंदर आता है, दक्कन के पठार के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, दक्कन के पठार के अंदर आता है। यानी कि दक्कन का पठार जो है वो इधर है। ठीक है, दक्कन का पठार इधर है। समझ में आई बात। अब देखो उसके बाद में हमने केंद्रीय उच्च भूमि के भाग देखे, यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर कौन से पठार आते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, वो हमने देखे थे। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर हमने देखा था, पहला जो पॉइंट था यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर क्या आता है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला। और जो दूसरा था अरावली पर्वतमाला, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। ये मैंने गलत लिखवाया दिया था, पिछली वाली वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी, उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के सॉरी। तो जो मेवाड़ के पठार के बाद में मैंने मारवाड़ का पठार लिखवा दिया था, लेकिन जो एक्चुअल में जो है वो है मालवा का पठार। वो कौन सा है, मालवा का पठार। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि जो इसका तीसरा भाग है, यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर अरावली पर्वतमाला आती है, मेवाड़ का पठार आता है, मालवा का पठार आता है और बुंदेलखंड का पठार आता है। कौन सा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। समझ में आएगा, बुंदेलखंड का पठार। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यानी कि विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी। उसका एक और पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सतपुड़ा की श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी। समझ में आएगा। यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है वो केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर क्या क्या आता है, सतपुड़ा की श्रेणी आती है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला आती है, मेवाड़ का पठार आता है, मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है और विंध्यन पर्वत श्रेणी आती है या विंध्याचल श्रेणी आती है। समझ में आएगा। ये सभी क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि के भाग है। यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर ही अरावली पर्वतमाला को पढ़ लिया। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को पढ़ लिया था। और अरावली पर्वतमाला में हमने क्या क्या पढ़ा था, देखो अरावली पर्वतमाला के अंदर इसका क्या होता है, उच्च भूमि। इसको मैं मिटा के दो बार लिख देता हूं। ठीक है, उच्च भूमि। और केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर जो अरावली पर्वतमाला थी, अरावली पर्वतमाला,
देखो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है, ये देखो यहाँ पे जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली वाले क्षेत्र से लेकर गुजरात के पालनपुर तक, गुजरात के पालनपुर तक ये पर्वत क्या है, फैला हुआ है। यानी कि जो इसका विस्तार है वो कहां से कहां तक है, दिल्ली रेंज से, यानी कि दिल्ली रेंज का मतलब हो गया दिल्ली वाले क्षेत्र से, रेंज से गुजरात के पालनपुर तक, गुजरात के पालनपुर तक, पालनपुर तक 800 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 800 किलोमीटर लंबाई वाला जो पर्वत है वो किसके अंदर आता है, अरावली पर्वतमाला के अंदर आता है। यानी कि दिल्ली वाले क्षेत्र से लेकर गुजरात के पालनपुर तक का ये जो क्षेत्र है ये क्या है, अरावली पर्वतमाला है। ये कितनी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में देखना जो इसकी जो ये अरावली पर्वतमाला है ये कितने वर्ष पुराना है, 570 मिलियन वर्ष पुराना है, मिलियन वर्ष पुराना है, मिलियन वर्ष पुराना है। यानी कि इसकी उम्र पूछ ले या ये पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला कितने वर्ष पुराना है, 570 मिलियन वर्ष पुराना है। और इसका पूछ ले उत्पत्ति काल, यानी कि इसकी उत्पत्ति, यानी कि ये जन्मा कब था, उत्पत्ति काल है वो है प्री कैब्रिलियन, प्री कैब्रियन, प्री कैब्रियन काल। समझ में आई बात, प्री कैब्रियन काल, यानी कि इसके उत्पत्ति काल को प्री कैब्रियन काल भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद में देखना जो ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला कैसी है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, ये सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा अवशिष्ट पर्वत है। यानी कि अरावली पर्वतमाला यह पर्वत मोड़दार अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। यानी कि अरावली पर्वतमाला कैसा पर्वत है, यह एक मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट कैसा है, अवशिष्ट पर्वत है और मोड़दार पर्वत है। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला के अंदर हमने विभाजन देखे थे। विभाजन में क्या, एक तो संरचना का विभाजन, संरचना का विभाजन कैसे, देखो अरावली पर्वतमाला जो है ये दिल्ली रेंज वाले, यानी कि दिल्ली से लेकर गुजरात वाला जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर फैली हुई है। तो देखो, और जो यहाँ पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। ये क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र है। और ये क्या है, राजस्थान का बांगर क्षेत्र। यानी कि अरावली पर्वतमाला है जो संरचना में किस किस का विभाजन करती है, केंद्रीय उच्च भूमि का राजस्थान के बांगर क्षेत्र से, यानी कि राजस्थान के बांगर क्षेत्र से केंद्रीय उच्च भूमि को अलग करने वाली जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। देखो यहाँ पे लिख दो, राजस्थान के बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र को केंद्रीय उच्च भूमि से, केंद्रीय उच्च भूमि से, उच्च भूमि से अलग अरावली पर्वतमाला करती है, अरावली पर्वतमाला करती है, पर्वतमाला करती है। समझ में आई बात। पहला ये क्या करती है, संरचना का विभाजन करती है। किन दो संरचनाओं को अलग करती है, राजस्थान के बांगर क्षेत्र को, राजस्थान के बांगर क्षेत्र को केंद्रीय उच्च भूमि से, केंद्रीय उच्च भूमि से अलग कौन सी पर्वतमाला करती है, अरावली पर्वतमाला करती है। समझ में आई बात। इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखना जो ये क्या करती है, यह जल का विभाजन भी करती है। अब जल का विभाजन कैसे करती है, देखो अरावली पर्वतमाला जो है
मैंने कल पढ़ाया था गंगा का मैदान, यानी कि जो उत्तर के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन था, उसमें मैंने गंगा के मैदान को पढ़ाया था। इसमें जो ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ये क्या है? ऊपरी गंगा का मैदान है, जो पश्चिमी यूपी वाला क्षेत्र है। उसके बाद में मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार। पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार वाला जो क्षेत्र है वो मध्य गंगा के मैदान के अंदर आता है। और जो निम्न गंगा के मैदान के अंदर संपूर्ण पश्चिम बंगाल आता है। तो देखो, जो अरावली पर्वतमाला है, ये जो मैदानी क्षेत्र है गंगा के मैदानी क्षेत्र का, यानी कि गंगा के मैदान का जो भी पानी है, यानी गंगा के जो मैदान का पानी है, उसको राजस्थान के बांगर क्षेत्र, यानी कि राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देती है। यानी कि जो गंगा के मैदान का जो जल वाला क्षेत्र है उसको अपोहा क्षेत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपोहा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें लिखना क्या है कि जो गंगा के मैदान का अपोहा क्षेत्र को राजस्थान के मैदान के अपोहा क्षेत्र से, यानी कि ये जो गंगा का मैदान का अपोहा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे जो गंगा का जल आता है मैदान के अंदर, जो इधर वाला जो ये मैदानी क्षेत्र है, इसके अंदर गंगा का पानी आता है, लेकिन अरावली पर्वतमाला के कारण ये राजस्थान का जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसमें कैसे लिखना है कि राजस्थान के मैदान के अपोहा क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपोहा क्षेत्र से अलग करता है। गंगा के मैदान के अपोहा क्षेत्र से अलग करता है। समझ में आएगा? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि जो गंगा का अपोहा वाला क्षेत्र है, यानी कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे पानी है, उस पानी को राजस्थान के सूखे अपोहा क्षेत्र वाले क्षेत्र में नहीं जाने देता है। यानी कि राजस्थान के अपोहा क्षेत्र को गंगा के अपोहा क्षेत्र से अलग करते हैं। अपोहा क्षेत्र यानी जल वाला क्षेत्र। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखवाया था, जलवायु का विभाजन, यानी कि अरावली पर्वतमाला जलवायु विभाजन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, वो महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाती है देखो समझो। यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो जो भी मानसून कभी भी आता है तो वो क्या करता है? ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। तो यहाँ से मानसूनी हवाएं चलती है और इस प्रकार पूर्व से इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। पूर्व से क्या है? इंडिया के अंदर, भारत के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। वो कैसी है? उत्तर से दक्षिण की ओर होने के कारण ये इस पर्वत श्रेणी से टकराती है। ये क्या करती है? इस पर्वत श्रेणी से टकराती है और टकराने के बाद में वापस लौट जाती है। तो इसका जो पूर्वी जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कैसा पाया जाता है? आर्द्र पाया जाता है। लेकिन यहीं पर ही देखा जाए तो राजस्थान का जो थार वाला क्षेत्र है, थार मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, मरुस्थल वाले क्षेत्र को शुष्क पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? जो मानसूनी हवाएं हैं वो यहाँ पर वर्षा नहीं कर ये वापिस लौट जाती है, और वापिस लौटने के कारण ये वाला क्षेत्र जो है वो कैसा रह जाता है? शुष्क रह जाता है। तो अरावली पर्वतमाला, इसमें पॉइंट कैसे लिखेंगे? अरावली पर्वतमाला के कारण पूर्वी भारत या पूर्वी भारत का क्षेत्र, पूर्वी भारत या पूर्वी हिस्सा लिखना, पूर्वी हिस्सा
पूर्वी हिस्सा आर्द्र पाया जाता है। आर्द्र यानी नमी युक्त पाया जाता है, क्योंकि वर्षा होती है तो वहां की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। लेकिन पश्चिमी हिस्सा या जो पश्चिमी क्षेत्र है वो कैसा पाया जाता है? शुष्क पाया जाता है। वो कैसा पाया जाता है? शुष्क पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकराने के कारण क्या होती है? वापस चली जाती है। समझ में आया बात? ये तीनों पॉइंट समझ में आए। पहला, ये संरचना का विभाजन करता है, राजस्थान के भांगर क्षेत्र को केंद्रीय उच्च भूमि वाले क्षेत्र से अलग करता है। दूसरा, गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। तीसरा, जलवायु विभाजन में क्या, जो अरावली पर्वतमाला से पूर्व वाला जो हिस्सा है वो कैसा पाया जाता है? आर्द्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है, यानी कि जो उसकी जो ये अरावली पर्वतमाला जो है वो क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर खड़ा पर्वत है। ठीक है, तो जो मानसूनी हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती हैं तो इस पर्वत से टकराकर वो क्या होती है? वापिस हो जाती है। उसके कारण जो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो कैसा रह जाता है? शुष्क रह जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ तक की बात हमने पिछली वीडियो के अंदर कर ली थी। और इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का पठार। आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का पठार। देखो, हेडिंग डालना, मेवाड़ का पठार। देखो, मेवाड़ का पठार जो है वो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजस्थान व मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि मेवाड़ का जो पठार का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है यानी कि जो फैला हुआ है, यानी कि मेवाड़ का जो पठार है वो राजस्थान में मध्य प्रदेश वाला जो भूभाग है उस भूभाग के अंदर मेवाड़ का पठार है। समझ में आएगा? देखो, ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के जस्ट बगल में ये कौन सा पठार है? ये है मेवाड़ का पठार। ये कौन सा है? मेवाड़ का पठार, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले जो क्षेत्र में है। समझ में आई बात? इसके जस्ट बगल में यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पूर्वी पठार आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? देखो, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना कि थोड़ा एरिया का इधर उधर हो जाए तो। ठीक है, इसके जो यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा पठार पाया जाता है? मालवा का पठार। मालवा का पठार। तो इसका जो विस्तार है, यानी कि मेवाड़ के पठार का जो विस्तार है, मेवाड़ का पठार जो है वो राजस्थान में मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। समझ में आएगा? देखो, अब ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। देखो, अरावली पर्वतमाला और मालवा के पठार को जो अलग कर रहा है वो कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार। तो इसके विभाजन में लिखेंगे मेवाड़ का पठार अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से अलग करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? मेवाड़ का पठार अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से अलग करता है। ये वाली कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। और ये वाला पठार कौन सा है? मालवा का पठार। तो मालवा के पठार को अरावली पर्वतमाला के पठार से जो अलग करता है वो कौन सा पठार है? मेवाड़ का पठार है। समझ में आई बात? इसके बाद में इसकी जो नदी है, यानी कि मेवाड़ के पठार के अंदर जो नदी है, कौन सी नदी बहती है? बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। मेवाड़ के पठार के अंदर बनास नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, समझ में आया? ये तीनों पॉइंट समझ में आए?
यानी कि मेवाड़ का जो पठार है, मेवाड़ का पठार कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तथा ये क्या करता है? अरावली पर्वतमाला, ये किसको? अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से अलग करता है। तो ये विभाजन देखो, बीच में क्या है? मेवाड़ का पठार है, इधर क्या है? मालवा का पठार और अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला को मालवा के पठार से अलग कौन सा करता है? मेवाड़ का पठार। तथा इसके अंदर जो नदी है वो कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, अपने को यही 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद में हमने अपने को पढ़ना है मालवा का पठार। इसके बाद में अपने को पढ़ना है मालवा का पठार। तो हेडिंग डालना मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार का जो इसे एक पॉइंट लिखना है इसके अंदर, राजस्थान में मालवा के पठार को हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि मालवा का जो पठार है उसको राजस्थानी क्षेत्र के अंदर कौन सा पठार कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। समझ में आई बात? राजस्थान वाले क्षेत्र में मालवा के पठार को हाड़ौती का पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका विस्तार देखना। देखो, राजस्थान में तो इसका कुछ थोड़ा बहुत भाग लगता है, लेकिन इसका जो विस्तार है, जो संपूर्णतः है, जो मालवा का पठार है वो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? यानी कि मालवा का जो पठार है वो कहां पे है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट देखना। देखो, ये मालवा का जो पठार है, इन पॉइंटों को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? चलो कोई नहीं, मैं सोच रहा था इसको थोड़ा ऊपर करने का, बट ये नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। मैं मालवा का जो पठार है इसकी हेडिंग अलग से बना देता हूं। मालवा का पठार। देखो, जो मालवा का पठार है, देखो मैंने अभी बताया था, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा था? मेवाड़ का पठार। ये कौन सा था? मेवाड़ का पठार। और ये था मालवा का पठार। ये कौन सा था? मालवा का पठार। मालवा का पठार। ठीक है, देखो इसकी जो पूर्वी, ये कौन सी है? पश्चिमी, और ये पूर्व। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर, ये क्या है? दिशा। देखो, मालवा के पश्चिमी जो भाग है, जो मालवा का पठार है उसका जो पश्चिमी सीमा है वो किससे है? मेवाड़ के पठार से। तो इसके विस्तार में लिखना, यह पश्चिम में, यह पश्चिम में मेवाड़ के पठार, मेवाड़ के पठार। देखो, इसकी कभी कभी सीमाएं पूछ ली जाती है कि इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो किस पठार से लगता है। तो वहां पे याद रखना कि इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो कहां पे? मेवाड़ के पठार से टच होती है। तथा इसके इधर की तरफ, यानी कि पूर्व की तरफ, बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, यानी कि इसकी जो पश्चिमी पूर्वी जो सीमा है, पूर्वी सीमा है, वो कौन से पठार से लगती है? बुंदेलखंड के पठार से। कौन से पठार से लगती है? बुंदेलखंड के पठार से। खंड के पठार से। ठीक है, इसकी जो पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा है वो मेवाड़ के पठार से, इसकी जो पूर्वी सीमा है वो बुंदेलखंड के पठार से, तथा इसके जो उत्तर में इधर जो है, इधर है
ग्वालियर की पहाड़ियां, ग्वालियर की पहाड़ियां। और इसके दक्षिण के अंदर विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, विंध्यन श्रेणियां पाई जाती है, यानी कि विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणियां है वो इसके दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा है वो ग्वालियर की पहाड़ियों से, ग्वालियर की पहाड़ियों से टच है, यानी कि ग्वालियर की जो पहाड़ियां हैं वो इसकी उत्तरी सीमा है। और इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो कौन सी है? दक्षिणी सीमा है वो है विंध्याचल श्रेणी। वो कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। समझ में आएगा? देखो इस वाले पॉइंट को मैंने चारों को लिखवा दिया है कि देखो जो इसका जो पश्चिमी सीमा है वो मेवाड़ के पठार से शुरू होती है, और जो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो बुंदेलखंड के पठार से लगी हुई है, और इसका उत्तरी जो सीमा है वो ग्वालियर की पहाड़ियां हैं, और दक्षिणी सीमा जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यानी कि इसको चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, देखो इसके जो पश्चिम में है वो कौन सा है? मेवाड़ का पठार है। इसके जो पूर्व के अंदर है वो क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। इसके दक्षिण के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और इसके उत्तर की तरफ ग्वालियर की श्रेणियां है। समझ में आएगा? समझ में आएगा? यानी कि कभी पूछ ले कि मालवा के पठार की, पठार के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, कौन सा पठार स्थित है, तो उसमें बताना है बुंदेलखंड का पठार। देखो मालवा के पठार के अंदर उसकी दक्षिणी सीमा है या दक्षिण में क्या स्थित है, कौन सी श्रेणी स्थित है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है। इसको मैं एक बार दोबारा लिखवाता हूं और दोबारा देखना इसको, ठीक है? मालवा के पठार की, मालवा के पठार में, मालवा के पठार के पठार के पूर्व में, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार का पठार वे पश्चिम में, पश्चिम में मेवाड़ का पठार, पश्चिम में मेवाड़ का पठार स्थित है, पठार स्थित है। ये वाली लाइन समझ में आई या नहीं? ये बात तो मालवा के पठार के पूर्व में, यानी कि पूर्व में कौन सा? बुंदेलखंड का पठार स्थित है, और पश्चिम में मेवाड़ का पठार स्थित है। समझ में आई बात? इसके जो उत्तर में, इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में, इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां, ग्वालियर की पहाड़ियां, ग्वालियर की पहाड़ियां। वे दक्षिण में, वे दक्षिण में, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। समझ में आई बात? कितनी बात समझ में आई? यानी कि मालवा का जो पठार है, इसका जो विस्तार है, यानी कि मालवा का जो पठार, संपूर्ण पठार है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके पूर्व के अंदर बुंदेलखंड का पठार है, यानी कि जो सीमा है, इसकी जो पूर्वी सीमा है वो किस पठार के, किस पठार के अंदर लगती है? पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार में, तथा इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो मेवाड़ के पठार से टच होती है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां हैं, वे दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, इसके बाद में लिखना है इसमें नदियां, कि मालवा के पठार के अंदर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है या बहती है। ठीक है, इसकी जो नदियां हैं वो है चंबल, वो है चंबल,
चंबल, नर्मदा, चंबल, नर्मदा वे ताप्ती। ठीक है, मालवा के पठार के अंदर जो नदियां बहती है वो कौन कौन सी है? चंबल, नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, समझ में आई बात? तो अपन मालवा के पठार के अंदर अपने 3 बातें याद रखनी है और 3 बातों को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। पहली, इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, यानी कि जो मालवा का जो पठार है वो कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। पश्चिम में मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। और इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां, ग्वालियर की पहाड़ियां। और दक्षिण में विंध्याचल, विंध्य श्रेणी को विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, पश्चिम में मेवाड़ का पठार है, उत्तर में इसमें क्या है? ग्वालियर की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में क्या है? विंध्य श्रेणियां। और उसके बाद में अपने को याद रखना था नदियां। नदी कौन कौन सी थी? चंबल, नर्मदा, चंबल, नर्मदा व ताप्ती, समझ में आएगा? तो अपने मालवा के पठार के अंदर अपने को इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ना है केंद्रीय उच्च भूमि में बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। सॉरी क्या हो रहा है, थोड़ा ना कभी कभी जबान फिसल जाती है। ठीक है, तो बुरा ना माना करो, होली तो नहीं है लेकिन क्षमा कर दिया करो, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है। तो मैं पानी पी लूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जबान इधर उधर हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो क्या पता पानी पीने से सेंटर में आ जाए। थोड़ा क्या है, घबरा। ठीक है, लेकिन डर के आगे जीत नहीं है। यदि डरते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखना बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद में देखना बुंदेलखंड का पठार। अब बुंदेलखंड के पठार के अंदर देखना, बुंदेलखंड का जो पठार है वो, इसका जो विस्तार है, विस्तार का मतलब होता है ये कहां से कहां तक स्थित है। विस्तार का मतलब है उसकी स्थिति। तो इसकी स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश वे मध्य प्रदेश के अंदर, यानी कि इसका जो विस्तार है बुंदेलखंड के पठार का वो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, समझ में आएगा? अब देखो, जो बुंदेलखंड का पठार है, ये क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। इस बुंदेलखंड के पठार का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे क्या है? ग्वालियर पहाड़ियां। और ग्वालियर पहाड़ियों के अंदर पाए जाने वाले पठार कौन सा होता है? ग्वालियर पठार। ये क्या है? ग्वालियर पठार वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है, यानी कि बुंदेलखंड का जो पठार है, ये कौन सा पठार है? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। ये क्या है? ग्वालियर के पठार वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो इसकी जो स्थिति है वो बता देते हैं, स्थिति से लिख लेना। इसकी जो स्थिति है वो है ग्वालियर के पठार वे विंध्याचल
विंध्याचल श्रेणी श्रेणी के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है, स्थित है। समझ में आएगा? यानी कि जो बुंदेलखंड का पठार है, जो बुंदेलखंड का पठार है वह ग्वालियर पर्वत श्रेणी, ग्वालियर पर्वत श्रेणी के, ग्वालियर पठार के और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। इसमें जो इसका जो विस्तार है वह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के अंदर है। देखो जो बुंदेलखंड का पठार है, जो बुंदेलखंड का पठार है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं। सिर्फ 7 जिले ही उत्तर प्रदेश के आते हैं और सिर्फ 7 जिले ही मध्य प्रदेश के आते हैं। तो 7 जिले कौन कौन से हैं? सॉरी, वो 7 जिले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं वो हैं जालौन, जालौन झांसी, जालौन झांसी, ललितपुर, ललितपुर, जालौन झांसी ललितपुर, जालौन झांसी ललितपुर, चित्रकूट, चित्रकूट, हमीरपुरा, हमीरपुरा, जालौन झांसी ललितपुर, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, बांदा और महोदा, महोबा। देखो मेरी जो पर्सनल ट्रिक है जो इनको याद करने की वो कुछ ऐसे है कि जालौर की झांसी, ललितपुर के चित्रकूट वे हमीरपुर के बांदा से महोबा यानी मोहब्बत कर बैठी। ठीक है, महोबा यानी मोहब्बत कर बैठी। कुछ मेरी नॉर्मल सी ट्रिक है, अजीब सी भी है, तो मेरे को डायरेक्ट याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसकी छोटी सी ट्रिक बना दी कि जालौर की झांसी, ललितपुर के चित्रकूट वे हमीरपुरा के बांदा से महोबा यानी मोहब्बत, मोहब्बत से मैंने क्या बना दिया? महोबा। ठीक है, मोहब्बत कर बैठी। ठीक है, तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं? वो 7 जिले हैं जालौर झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। समझ में आएगा? अब इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जो 7 राज्य जिले हैं वो कौन कौन से हैं? देखो छतरपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, टीकमगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दतिया पन्ना के मोह में, पन्ना मोह से दमोह, सागर की ओर, सागर, सागर से सागर, और एक राज्य में यहाँ, एक जिला में यहाँ लिख रहा हूं विदिशा। देखो इसके जो 7 जिले हैं वो कौन से हैं? देखो मेरी जो ट्रिक है वो ये है, छतरपुर टीकमगढ़ की, छतरपुर के टीकमगढ़ की दंतिया पन्ना के मोह में, मोह से दमोह, मोह से दमोह, पन्ना के मोह में सागर की दिशा में निकल गई, दिशा से विदिशा। ठीक है, देखो जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? जालौन झांसी, जालौन झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। जालौनगढ़ की, जालौन की झांसी, ललितपुर, ललितपुर के चित्रकूट और हमीरपुरा के बांदा से मोहब्बत कर बैठी। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश के 7 जो जिले हैं जो बुंदेलखंड के पठार के अंदर आते हैं वो कौन कौन से हैं? छतरपुर, टीकमगढ़, दंतिया, पन्ना के मोह में, पन्ना से पन्ना, मोह में दमोह, सागर की दिशा में, सागर से सागर और दिशा से विदिशा। ठीक है, समझ में आएगा कि छतरपुर, छतरपुर के टीकमगढ़ की दंतिया पन्ना के मोह में, पन्ना के मोह में सागर की दिशा में निकल गई। ठीक है, समझ में आएगा?
समझ में आएगा, ये याद रहेगा, इसको मिटा दो। इसके बाद में जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार के अंदर ही एक पठार आता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, इसकी जो नदी है, इसकी नदी भी कौन सी है, इसकी जो नदी है वो भी कौन सी है, चंबल नदी है, चंबल नदी। और आपने सुना होगा कि चंबल नदी के अंदर गड्ढे हैं, बहुत सारे गड्ढे, पानी को संग्रह करने के लिए पहले सरकार ने वहां पर गड्ढे बनाए थे, उनको क्या कहते हैं, चंबल नदी के महागड्ढों को, खड्डों को क्या कहते हैं, उत्खाद बीहड़ भूमि, उसको क्या कहते हैं, उत्खाद बीहड़ भूमि। समझ में आएगा, यानी कि इसकी जो बुंदेलखंड के जो पठार की जो नदी है वो कौन सी है, चंबल नदी है। समझ में आएगा। इसके बाद में देखना, बुंदेलखंड के पठार के अंदर ही एक पठार है बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बघेलखंड का पठार। और बघेलखंड के पठार, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। और इस पठार के अंदर देखना, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है यानी कि बघेलखंड का जो विस्तार है, बघेलखंड का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित, सीमा पर स्थित। ठीक है, यानी कि जो बघेलखंड का पठार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उस सीमा पर क्या है, बघेलखंड का पठार है। ठीक है, इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना कि ये जो बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार जो है, ये बघेलखंड का पठार जो केंद्रीय उच्च भूमि है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का जो केंद्रीय उच्च भूमि वाला क्षेत्र है उसको पूर्वी पठार से, उसको क्या है, पूर्वी पठार से अलग जो करता है, वो कौन सा पठार करता है, वो करता है बघेलखंड का पठार। यानी कि इसमें पॉइंट लिखकर लिखना, केंद्रीय उच्च भूमि को, केंद्रीय उच्च भूमि को, उच्च भूमि को, केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से, पूर्वी पठार से अलग करता है, अलग करता है। ठीक है, समझ में आएगा। बुंदेलखंड के पठार के अंदर बघेलखंड का पठार है जो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की सीमा में। और ये क्या करता है, केंद्रीय उच्च भूमि को, केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से, को पूर्वी पठार से अलग करता है, वो क्या करता है, पूर्वी पठार से अलग करता है। तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। ठीक है, देखो आज हमने जो पढ़ा है वो केंद्रीय उच्च भूमि के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, देखो अपन देख लेते हैं। जो केंद्रीय उच्च भूमि का जो पहला पॉइंट था वो था अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, उसको हम पिछली वाली क्लास में कर लिया था। दूसरा था मेवाड़ का पठार, वो भी हमने कर लिया। तीसरा था मालवा का पठार, वो भी हमने कर लिया। और चौथा था बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये भी हमने कर लिया, का पठार ये भी हमने कर लिया। और अब हम कल पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा, और जो छठा पॉइंट है वो है विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी या विंध्याचल श्रेणी, ये हमको कल पढ़ना है। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि हमने अरावली पर्वतमाला भी पढ़ लिया, मेवाड़ का पठार भी पढ़ लिया, मालवा का पठार भी पढ़ लिया और बुंदेलखंड का पठार भी पढ़ लिया। कल विंध्याचल श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी को पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।